हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको पहले से पता है कि हमने क्या किया था। कल हमने मोशन इन टू डायमेंशन में क्या किया था, उसकी थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया था। एंड आज हम क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि जो लोगों के मन में, जो अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, इसमें कुछ पीवाईक्यूज को ऐड किया है। और ये पीवाईक्यूज जो है, जब आप अपनी प्रदीप की या कोई भी किसी रेफरेंस बुक को आप देखेंगे, आपको देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चन हैं, जो रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चन थे, वो वैसे के वैसे ही पेपर्स में सॉल्व करके करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है। चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। ठीक है। तो हमने क्या किया है, जेई और नीट के पीवाईक्यूज को भी इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन बैंक में ऐड किया। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बात मैंने पहले भी रिपीट की था, ये बात मैं आपको दिया अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। ये एंड नहीं है। ठीक है। आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ आपने चलते रहना है। ठीक है। जैसे आज ये खत्म हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सारे सारे क्वेश्चंस जो है आपके इस चैप्टर से आपने वो सारे सारे क्वेश्चंस को अपनी रेफरेंस बुक से कवर कर लेना है। ठीक है। जैसे ही हमारी ये सीरीज कवर हो जाएगी, जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, डजंट मैटर इट टेक्स 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, जितने भी दिनों में सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हमने सिर्फ एमसीक्यूज करना है। हर दिन हर चैप्टर के मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वी विल बी कमिंग टू द एमसीक्यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। मेरा काम है पहले आपको रेफरेंस बुक कवर करवाना। ठीक है। आपको रेफरेंस बुक कवर करनी ही पड़ेगी अगर आपको जेई मेंस या फिर आपको नीट का एग्जाम या फिर एमएच सीईटी को भी अगर आपने क्वालिफाई करना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू गो थ्रू योर रेफरेंस बुक। ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी practiced by you. ठीक है। It doesn't matter whether the question is only a subjective part or an objective part, or whether it's a conceptual question or whether it's a numerical question. You have to go through each and every question. Each and every question should be, you know, आपकी किताब में आपके हाथ से सॉल्व हुआ होना चाहिए। ओनली देन यू विल गेट दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चंस। ओके। सो इसी बात को यहाँ पे खत्म करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो चीज हमने पहले डिस्कस की हुई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन एज ऑफ अ क्लिफ। ये 490 मीटर गिवन है, थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। विद स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। द स्पीड विद व्हिच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह से, मगर पहले ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव, एज्यूमिंग दिस इज योर एज ऑफ द क्लिफ। और ये जो हाइट है कितनी है, अराउंड 490 मीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। और आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक स्टोन को फेंका है। ठीक है। तो यानी कि अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। देखिए आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में की वर्ड्स क्या है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ये लगेगा। कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, आपको दो तीन चीजों का पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। दो तीन चीजों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहली चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको पता होना चाहिए ए एक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। ay will be equal to 9.8 meters per second and uy will be, क्योंकि इनिशियली आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, तो आपको कोई भी कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वर्टिकली नहीं है, तो यानी कि uy will be equal to 0। अब आपको क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड विद व्हिच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। आपको इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से वो गिरता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए यानी कि आप देखिए, अगर मैं बात करूँ, लेट्स जस्ट से उस पॉइंट पे सॉल्व करने से पहले ज़ूम करिए कि आप इस पॉइंट पे, आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही है, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, ये vx होगा, ये vy होगा, और फाइनली जो आपका रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी होगी जो इधर होगी। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगेगा, vy vx और आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ। क्लियर होगी इस बात, यानी कि पहले मुझे vx निकालना पड़ेगा vy, क्योंकि जब आपने उसको एक बार यहाँ से फेंक दिया तो उस पर दो कंपोनेंट्स लग रहे हैं। आप पार्टिकली ना प्लेन में डील कर रहे हो, तो आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यूज को निकालना है। ठीक है। तो पहली चीज मुझे यहाँ देखनी पड़ेगी कि यानी कि अब मुझे ये पता, फॉर्मूला जो मुझे यूज करना है वो मुझे यूज करना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे वी एक्स चाहिए, वी वाई चाहिए। अब यहाँ पे हम कल वाले चल लेक्चर में जाएंगे, जब यहाँ पे हमने सीखा था कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी होता है।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यानी कि वही एक्स एक्स पे वाई एक्सिस में इक्वेशन जाएंगे और वैसे ही हम क्या करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है, टी की वैल्यू के टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो कितना आता है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के रूट टू एच बाई जी। इस वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है। देखिए अगर आप यूएक्स कैलकुलेट नहीं भी करें तब भी यूएक्स की वैल्यू 15 ही आएगी, क्यों, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, इस पॉइंट को मैंने आपको कल भी लिखवाया था बट स्टिल आई वांट यू टू राइट दिस पॉइंट यहाँ पे कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाएंगे तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो आप Ux की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे, सॉरी Ux की वैल्यू जीरो पुट नहीं होगी यहाँ पे, आप क्या करेंगे आप आप क्या करेंगे Ux की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, आप कितनी है 15 मीटर्स पर सेकेंड। Ax की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपके 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आपको Vy निकालना है तो Vy के लिए क्या करेंगे, Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई ऑफ टी। आपको पुट करना है यू वाई कितना है आपका जीरो, यू वाई आपका कितना है जीरो और ए वाई कितना है 9.8 और टी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट टू एच बाई जी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो यू वाई की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी अराउंड 98 मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनली आपके पास जो वी एक्स निकल के आएगा, सॉरी वी निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 99.1 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप इतना सा पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स में खास फोकस रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्या कह रहा है, अ फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर्स विद 720 किलोमीटर्स पर आवर passes directly overhead an anti-aircraft gun at what angle the vertical should the gun be fired, muzzle speed of it। देखिए ये आपका पी वाई क्यू है, ये आपका क्या है पी वाई क्यू है, ये आपका पी वाई क्यू है, ये आपका, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपका क्या है पी वाई क्यू है। देखिए अब आपको पहले बता रहा हूँ इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, आप इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपने क्या है, यहाँ पे आपकी गन रखी हुई है, ठीक है, और आपका प्लेन जो है यहाँ से आपका प्लेन आ रहा था, लेट्स जस्ट से दिस इज योर प्लेन आ रहा था। द मोमेंट आपका प्लेन यहाँ पे पहुंचा, द मोमेंट आपका प्लेन यहाँ पहुंचा, आपने एक गन से एक मजल से आपने एक बुलेट को फायर किया और वो यहाँ पे जाके कहीं जाके टकराया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड कि स्टोन जो है कहाँ जाके उससे टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्पीड थी वो कितनी थी 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और यहाँ से आपने उसको फेंका, बट यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो आपने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, सॉरी, यू थ्रू दैट स्टोन एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। आपको ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पे जाके, आपको क्या बताना है कितने डिस्टेंस पे जाके स्टोन होगा एयरक्राफ्ट को हिट करेगा, ठीक है। और आपको एज्यूमिंग हम ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, यू वेलोसिटी से हमने स्टोन को फेंका था, ठीक है। अब मुझे ये पता है यू यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको यू को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूँ, एक हो जाता है यू साइन थीटा और एक हो जाता है यू कॉस थीटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए अब कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको डायग्राम आता है। देखिए ये जो प्लेन है, जो स्टोन है, ये कब टकराएंगे, ये तब टकराएंगे कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, बाय अ स्टोन, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे होगा, तो अब देखिए पहली बात यह है कि एज्यूमिंग, अब यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए दे मीट एट टाइम टी पे वो मिलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम टी में प्लेन कितना ट्रेवल करेगा, वो होगा प्लेन के लिए कितना हो जाएगा ut, so that should be equal to 720 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम t, कितना हो जाएगा
टी है, बट प्रॉब्लम आपके पास ये है, यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो 720 है और वो मीटर्स पर सेकेंड में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको करने का तरीका क्या है, एक 720 इंटू 1000 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 इंटू 60 कर दिया इंटू 90। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करते तब भी आपके पास सही आंसर आता है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो नंबर क्या होता है वो आपने खुद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टोन ने कितना ट्रेवल किया वो देखिए, तो ये है u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी u sin थीटा, तो दैट शुड बी इक्वल टू u sin थीटा, u dash sin थीटा, which is equivalent to t, so that should be equal to around 400, sorry, 600 meter per second, 600 meters per second into sin theta into t, into sin theta into t। क्लियर हो गई थी सी बात, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको क्या करेंगे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सो दिस शुड बी इक्वल टू 600 into sin theta into 90, which is equivalent to 720 into 1000 over 60 into 60 into टाइम टी, टाइम टी से टाइम टी चला गया। यहाँ से आप साइन थीटा के लिए सॉल्व कर लोगे, यहाँ से साइन थीटा के लिए आप सॉल्व करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए ये यहाँ से ये चला गया, पूरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये अराउंड 200 चला जाता है ना, तो 600 इंटू 200 हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये चीज आपकी आंसर में आ गई, ठीक है। आंसर आपका इस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। आपके लिए जो मेन चीज थी याद करने वाली ये है, क्या चीज है याद करने वाली, वो है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में थी वो ये वाली थी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अ पॉइंट from a point on a ground at a distance of 15 meters given है, from a foot of a vertical wall a ball is thrown at an angle of 45 degree which just lays the top of the wall after it strikes the ground at 5 meter on the side, find the height of the wall। वॉल की आप हाइट निकालनी है, यानी कि बेसिकली आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, y की हाइट निकालनी है, वॉल की हाइट निकालनी है, मतलब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि हाइट जो है आपके y कोऑर्डिनेट में प्लॉट करते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये बात पता लगी, तो ये बात पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये चीजों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिए आपको ये बोल रहा है कि ये चीज इस तरह से है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे है वो वॉल, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 15 मीटर, और आपको बोल रहा है कि वॉल के क्रॉस करने के बाद वो 5 मीटर में आगे जाके बॉल जो है गिर जा रही है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट h, you have to calculate this height h, यानी कि h calculate करने के लिए what we have to do is, only thing which you have to do is we have to calculate the y coordinate। हमें क्या calculate करना है, simply y coordinate को calculate करना है, ठीक है। तो कल जब हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमने किया था, तो हमने एक बात नोटिस की थी कि y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो हमने याद किया था कि y इज इक्वल टू, मैंने वो कल ही कहा था, उस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है आपकी। तो देखिए अगर आपको ये इक्वेशन नहीं आती थी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, और ये भी क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू है, याद रखिएगा इस बात को, ये भी क्या है आपका पी वाई क्यू है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बेसिकली सिर्फ यही बात चाहिए थी। अब आपको एक चीज तो और पता लग गई इस पूरे क्वेश्चन में, कि इस पूरे पार्टिकल की रेंज कितनी आई, 15 प्लस 5 दैट शुड बी इक्वल 20 मीटर, यानी कि रेंज कितनी है 20 मीटर्स है, ठीक है। और थीटा कितना गिवन है आपको 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब हमें ये जरूर पता है, हमें एक बात और पता है, फॉर
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर जो होता है वो यू स्क्वायर बाय जी के बराबर होता है। ये हमने कल कैलकुलेट किया था। सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, दीज आर ये शॉर्ट ट्रिक्स व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। तो यानी कि 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, ये वैल्यू आपको पता लग गई। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दीज आर योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर, जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यानी कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। let's just substitute the values. So what we're getting is y is equal to 15 tan 45 degree minus half. Let us assume, let us take, ठीक है, so half into ये g square is equal to x square over u square, u square by g. ओके, सो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं। हमें ये तो ये पता लगे u square by g कितना है, इतना, तो दिस implies g over u square will be equal to 1/20। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो into 1/20 into x, x value is 15 square over cos square theta, यानी कि cos square 45 डिग्री। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे एंड फाइनली बट विल बी गेटिंग द हाइट ऑफ द टावर एज 3.75 मीटर्स। 3.75 meters will be the height of the tower, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए हम क्या करने वाले हैं। हंटर एम्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A hunter aims his gun and fires the bullet directly at a monkey on a tree. Monkey tree पे बैठा, उसने देखा और फायर कर दिया। At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops. Okay, will the bullet hit the monkey? Substantiate your, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका assertion and reason के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये assertion and reason के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सीधा पूछेगा हिट करेगी कि नहीं करेगी, हिट करेगी तो क्यों करेगी। ठीक है, और ये यही सेम क्वेश्चन जो है आपका उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हिट करेगी तो कहाँ हिट करेगी, वो आपको बोल देगा द बुलेट जो है हिट्स द मंकी। ठीक है, देन बट द क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस पॉइंट पे जाके वो उसको हिट करेगी। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डायग्राम प्लॉट करेंगे। देखिए 2D में क्या है, जितना अगर आप डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ हो, आप यू बीइंग अ हंटर, आपने क्या किया, आपने यहाँ से उसको फायर किया। ठीक है, द मोमेंट यू फायर्ड, ठीक है, मंकी जो पहले यहाँ बैठा था उसने ड्रॉप किया, एंड एज्यूमिंग वो इस पॉइंट पे आके टकराएंगे। अभी हमें पता नहीं है टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे टकराएगा। इसको हमने यू से फेंका है, तो यू के क्या हो सकता है, दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। तो हम ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है ये कितना है, एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस जो आपने है, आप यहाँ पे कहीं जाकर टकरा रहे हो, आप कहीं इस पॉइंट पर जाकर टकरा रहे हो। तो बेसिकली हमसे अगर वो देखिए पहली बात हमें पता नहीं कि कहाँ टकरा रहा है, बट उसको प्रूव करने के लिए वो टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है, हम एज्यूम करेंगे कि वो इस पॉइंट पर जाकर टकरा रहा है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वो इस पॉइंट पर जाकर टकराएंगे, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये डिस्टेंस तो सेम है, अगर ये दोनों इसी पॉइंट पे जाकर टकरा रहे हैं तो जितना डिस्टेंस मंकी ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम इस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट। वो कितना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी उसके बराबर होना चाहिए, ओ बी भी उसके बराबर आना चाहिए, उसकी हाइट है, वो जो वाई डिस्टेंस है, ये जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये उसके बराबर आना चाहिए। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली चीज तो आपको कैलकुलेट ये करनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आपको
जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा? ये रहा, इसको मान लीजिए पॉइंट सी, ठीक है? देखिए, सब बातें आपको क्लियर हो गई? आई होप सब बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या। देखिए हम कैसे करेंगे, कुछ को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ को करने का तरीका क्या है, ठीक है? देखिए, लेट द बुलेट, देखिए आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव हर तरह की पॉइंट की तरह को क्रॉस करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है? लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन AC, यानी कि AC जो जिस लाइन पर मंकी फॉल कर रहा है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t हमने एज्यूम कर लिया। देयरफॉर t विल बी इक्वल टू, t कितना होगा? x ओवर u cos थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके लिए? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, u cos थीटा। t की वैल्यू आपके पास उतनी आ गई, ठीक है ना? आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपके लिए क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, मोशन को स्टडी करना है फ्रॉम पॉइंट O से पॉइंट B तक। अब आपने मोशन को स्टडी करना है फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B तक। अब आपने क्या करना है, मोशन को स्टडी करना है फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B। तो उसको लिए घबराने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये पता है कि इनिशियल y नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। ओरिजिन से आप शुरू कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? uy की वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा एस जो हमने निकाला है। ay कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है, ठीक है? और t की वैल्यू हम t लेके चलेंगे, t की वैल्यू हम t ही लेके चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे g माइनस क्यों आया है ये आपको पता होना चाहिए, डिस्कस हमने पहले कर रखा है, बट स्टिल एक हिंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट से काम कर रहे हैं। इतनी सी बातें आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है? तो बस फिर अब आपको ये भी पता है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये होप, आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगी। बस अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है? अब आपको ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी थी, जो y की वैल्यू थी, तो ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, x tan थीटा। क्योंकि ये हमने इसको क्या किया है, इसको हमने x माना है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे इस ट्रायंगल में। तो tan थीटा कितना हो जाएगा वो आप वहां से निकाल लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, tan थीटा को निकाल रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी। क्लियर हो कितनी बात, माइनस y which will be equal to half gt square, which will be equal to half gt square। क्लियर होगी बात को, कितनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी? इन चीजों का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी बुलेट है वो हाफ जी टी स्क्वायर से डिस्टेंस से पास कर रही है, और ए भी हाफ जी टी स्क्वायर से पास कर रहा है, यानी कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दिस इंप्लाइज बुलेट, दिस इंप्लाइज बुलेट विल हिट द मंकी, बुलेट विल हिट द मंकी, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर हो गया ना आपका, ए बी बी सी के बराबर हो गया, तो यानी कि दोनों बराबर हो गए, बी सी की वैल्यू को हम बाहर लेके चल रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, यानी कि सेम डिस्टेंस पे हैं दोनों, वर्टिकल डिस्टेंस पे टकरा के गिर जाएंगे, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई आपके लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द मैक्सिमम हाइट attained by a projectile is increased by 10% to increase by increasing its speed of projection without increasing by increasing its speed of projection, increase करने के बाद without changing the angle of projection, angle of projection को कोई फर्क नहीं डाला है, what will be the percentage increase in the horizontal range, ये आपका PYQ है।
ये आपका PYQ है। ठीक है, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए आपको क्या बोल रहा है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इंक्रीज्ड बाय एंड इंक्रीज्ड टू में क्या फर्क है। आपको ये चीज पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको ये पता नहीं है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी का उतना परसेंट निकाल के उसमें ऐड कर देना। मतलब ये है इस बात का, इंक्रीज्ड बाय का मतलब ये है क्वांटिटी x प्लस परसेंटेज ऑफ x। जितना आपने इंक्रीज बाय किया मतलब जितनी परसेंटेज की जो वैल्यू आपको गिवन इंक्रीज बाय 10% यानी कि 10% ऑफ x का निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। इंक्रीज्ड टू का मतलब क्या है, परसेंट, इतना x परसेंट जितना है उतना उसमें इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज टू 50%। तो हमने डायरेक्टली 50% उसको कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको तब तक सॉल्व नहीं कर पाते जब तक अगर आपको इन चीजों का मतलब पता नहीं होता। इंक्रीज बाय है, इंक्रीज टू का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इंक्रीज टू 50% वैल्यू ऑफ इतना, इस मान लो इस चीज की वैल्यू 50 है तो उसकी वैल्यू है 50 इंक्रीज टू 50% ऑफ इतना। तो यानी कि उसका 50% मतलब उसका 50 हो जाएगा 100 का, तो उतना मैंने उसको उतना बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब आपको ये पता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g होता है। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं एरर एनालिसिस को यहाँ पे यूज करूँ तो मुझे पता है डेल्टा एच ओवर एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ओवर यू, क्योंकि वो थीटा पे वेरी नहीं कर रहा और जी पे वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, और हमें बताना है कितने से परसेंटेज है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दिस implies डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर यू। एरर एनालिसिस को यूज कर रहे हैं तो इन चीजों का मतलब क्या हुआ, इन चीजों का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच ओवर एच इज इक्वल टू कितना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना चेंज डेल्टा एच का इसमें आ रहा है उतना ही चेंज इसमें आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल है। तो यानी कि डेल्टा एच ओवर एच इंटू 100 का परसेंटेज चेंज ही डेल्टा आर ओवर आर का परसेंटेज चेंज के बराबर होगा। सो दैट शुड बी इक्वल टू 10%। यानी कि जितना आपने परसेंटेज आपने, अगर आपने क्या किया, एंगल कांस्टेंट रख के वेलोसिटी को चेंज करते हो, ठीक है, तो आपकी रेंज और हाइट में सेम चेंज आता है, सेम परसेंटेज चेंज होगा आपका, सेम होगा। क्लियर होगी तेजी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, two bodies are thrown at an angle of 45 degree and 60 degree respectively with horizontal, the bodies attain the same vertical height, then the ratios of velocities with throw is बहुत easy क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब भी क्वेश्चन तो इजी है बट इतना इजी भी नहीं है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या चीज कह रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है थीटा 1 इज 45 डिग्री, थीटा 2 इज 60 डिग्री, सेम वर्टिकल हाइट h1 इज इक्वल टू h2, ये गिवन है। आपको बोला है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालनी है, u1 ओवर u2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, h1 इज इक्वल टू h2 आपको इक्वेशन गिवन है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इसको हम मान लेते हैं u1 और ये हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर 2g। तो हम क्या करेंगे, 2g से 2g कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन रही। तो u1 स्क्वायर ओवर u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इस इक्वेशन को अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर रूट 3, यानी कि 2 रेशो रूट 3। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन इजी है, पेपर में नहीं होता, पेपर में फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं।
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान से करिए। मैंने इस क्वेश्चन में आज की जो प्रैक्टिस शीट है इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो पी वाई क्यूज में आए हैं या जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे हैं फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, सेम है। शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स ऑफ दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा कैसे जा सकता है। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल बेस पे आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल बेस पे आ सकता है। जहां पे इसने बोला है शो दैट, वहां पे बोल देगा द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट, आपके फॉर्मूला लिखे होंगे नीचे, इसमें आंसर देना होगा। पहली चीज। दूसरी चीज वो बोल देगा डिपेंड्स अपॉन एंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ एंगल। उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट conceptual part, numerical part, even in the assertion and reason part. So this question is really really important. ठीक है, अब इन क्वेश्चन को ना सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। सो बेसिक फॉर्मुलाज यूज होते हैं, तो बेसिक फॉर्मुलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखने, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज जो है सेम है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। पहला हिंट तो आपके पास यहीं पे है कि रेंज सेम कब होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एंड हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। ये चीजें हमें पता है, कोई डाउट। अब हमें ये भी पता है कि एंगल ऑफ किन दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज बराबर होती है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एज्यूमिंग फॉर थीटा, ये केस 1 है, रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एंड एच वन कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। क्लियर हो गई बात। केस 2 पे बात करें, पहला एंगल अगर थीटा था तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज R2 will be equal to u square sine 2 of 90 minus theta over g, and h2 will be equal to u square sine square 90 minus theta over 2g। क्लियर होगी बात। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को अगर आप सॉल्व करोगे, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, R2 will be equal to u square sine of 180 minus 2 theta over g, and h2 will be equal to u square sine square 90 minus theta over 2g। क्लियर होगी बात। तो ये जो पहली वैल्यू है, R2 will be equal to u square sine 2 theta over g, and h2 will be equal to u square cos square theta over 2g। बस अब आपको क्या करना है, H1 प्लस H2 निकालना है, रेंज दोनों के बराबर है, R1 इज H1 प्लस H2 करना है। दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा यू स्क्वायर ओवर 2g साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर ओवर 2g। क्लियर होगी बात इतनी सी। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, यू स्क्वायर ओवर 2g। इस रिजल्ट को आपने डायरेक्टली ऐसे भी याद रखना है, और यहाँ पे इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। समझ गए बात को, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically, आपको कोई दिक्कत नहीं है। Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with vertical, at an angle theta with vertical, theta with vertical, both of them stay in here for same period of time, what is the ratio of the height retained by two balls। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, what is the ratio of height retained by two balls। देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो तरह के रिलेशंस को यूज करना है।
आपको यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली चीज क्या है, देखिए आपको बॉल कह रहा है बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली, मैंने उसको वर्टिकली फेंका, और दूसरी बॉल जो है उसको हमने एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल फेंका। बोथ ऑफ द टाइम पीरियड दोनों का सेम है, टाइम जो दोनों को लग रहा है वो सेम लग रहा है। ठीक है, आपको हाइट की रेशियो निकालनी है, आपको हाइट की रेशियो निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, देखिए पहले हम बात करते हैं केस वन। केस वन की बात करें तो केस वन की बात करने का मतलब ये है कि हमें ये पहले स्टडी करना है जब हम उसको बॉल को वर्टिकली अप फेंका है। जब मैंने उसको वर्टिकली अप फेंका, जब मैंने उसको वर्टिकली अप फेंका तो उसको क्या है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, यानी कि अगर मैं उसको वो पूरा कि इतनी देर के लिए, ये है आपका टाइम पीरियड टी। वो कह रहा है कि स्टे इन द एयर फॉर सेम टाइम, सेम टाइम में रहने का मतलब स्टे इन द एयर का मतलब ये है कि ऊपर जाके नीचे आ गए। ठीक है, तो यानी कि टी किससे बना है, टाइम ऑफ एसेंट टी वन मान लेते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट को हम टी टू मान लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज टोटल टाइम टी वो बना हुआ है टी वन प्लस टी टू से, और टी वन की वैल्यू कितनी होगी, यू ओवर जी, और यू टू की उसकी वैल्यू कितनी होगी, यू वन ओवर जी, वो भी यू वन ओवर जी होगा। तो दिस इंप्लाइज टोटल टाइम टी कितना हो जाएगा, टू यू वन ओवर जी, क्योंकि उसको उतना ही टाइम लग रहा है ना, टी वन प्लस टी टू से बना, तो वो टू टी के बराबर हो जाएगा, बराबर टाइम लग रहा है, तो टी बाई टू ऊपर जाने के लिए, टी बाई टू नीचे आने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझना है, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना टाइम नीचे आने के लिए लग रहा है, तो यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 2 times the time of ascent, so that should be equal to u1 by g, तो 2 u1 by g, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी। आपको निकालनी है रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर वन। टाइम निकालना जरूरी क्यों, तो टाइम से हमें एक रिलेशन निकलेगा u1 और u2 के बीच में, क्यों, क्योंकि आपको दोनों के टाइम की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट वो अटेन कितनी कर रहा है, टोटल हाइट वो अटेन कितनी करेगा, अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी, वो हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच के थ्रू, टू ए एच वन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी, एच वन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे वी कितना होगा जीरो, यू आपको इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका है, जी की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस में जाएगी, तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यू वन स्क्वायर ओवर टू जी। आई होप ये बात क्लियर होगी होगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, केस टू में निकालेंगे। तो केस टू प्रोजेक्टाइल मोशन का है, एंगल थीटा विद उसके साथ फेंका है, और थीटा फेंका है तो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा की जगह पे आप 90 माइनस थीटा भी आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास जो टोटल टाइम आएगा टी टू, वो आ जाएगा टू यू टू कॉस थीटा ओवर जी। हम साइन थीटा लेके जब कॉस समझ आए ना क्यों आए, क्योंकि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, वो आ जाएगा। और दूसरा चीज हमारे पास यहाँ पे H2 की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपके पास U2 का स्क्वायर ओवर 2g cos स्क्वायर थीटा। ये भी आप बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता गिवन है कि T1 इज इक्वल टू T2 के बराबर है, तो यहाँ से आप करोगे जब इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास U1 G इज इक्वल टू 2U2 cos थीटा ओवर G के बराबर होगा, तो दिस इंप्लाइज आपके पास निकल के आएगा U1 ओवर U2 इज इक्वल टू cos थीटा के बराबर। ये रिलेशन भी पेपर के लिए याद रखिएगा, पेपर में ये चीज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज भी पूछा था कि टाइम पीरियड में रिलेशन बताओ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एच वन ओवर एच टू, तो दिस इंप्लाइज एच वन ओवर एच टू, दोनों को रखेंगे इवेल्युएट करेंगे, आगे से एच वन ओवर एच टू की वैल्यू कितनी आएगी, वन, देयरफॉर एच वन इज इक्वल टू एच टू। तो यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको दो चीजें आपको इकट्ठी निकालने को मिलेगी, वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है, आपसे हाइट भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि h1 इज ग्रेटर देन h2, h2 इज ग्रेटर देन h1, या h1 इज इक्वल टू h2। समझ गए बात को, तो वही भी पूछ सकता है, टाइम के बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है। सो दिस इक्वेशन, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके नीट के। ठीक है, सो दिस इज द वे आई टीच, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हैव सम पेशेंस, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वो घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पूरा रेशियो निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? ओमेगा से। एंड ओमेगा किसके बराबर होता है? वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ओमेगा ई ओवर ओमेगा एच निकालना है। ठीक है ना, ये निकालना है। नहीं नहीं नहीं, हमें उल्टा निकालना, सॉरी। हमें निकालना है ओमेगा एच ओवर ओमेगा ई, सो दैट शुड बी इक्वल टू टी ई ओवर टी एच। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी ई ओवर टी एच वहां चला जाएगा। अब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है? 24 आवर्स। और एक घड़ी का कितना होता है? 12 आवर्स। सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। देयरफॉर ओमेगा एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ई। यानी कि आपकी घड़ी जो है ज्यादा तेजी से भाग रही है। इसको क्वेश्चन को आपको एंगुलर वेलोसिटी आपकी घड़ी की ज्यादा है, आपको चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये पूछा भी गया होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पी वाई क्यू था कि नहीं था, जहां मोस्ट प्रोबेबली पी वाई क्यू था, श्योरिटी नहीं दे सकता। ये आपका पी वाई क्यू है। A projectile is thrown at initial velocity u has same range r, maximum height attained by either h1 h2। h1 h2 की जो रिलेशन निकालना है, ये आपका पी वाई क्यू है। ये आपका क्या है? पी वाई क्यू है। इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब वापस इस साल भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में भी शायद से आ रखा है कभी ना कभी, किसी न किसी साल में, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये आ रखा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ये क्या कह रहा है? द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u हैज सेम रेंज। अगर आपको बोल दिया सेम रेंज है, सेम रेंज है यानी कि थीटा कितने होंगे, तो आप खुद ही assume कर सकते हैं थीटा होगा, एंड दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज h1 एंड h2। क्वेश्चन में ये भी गिवन है, h1 एंड h2 आपको गिवन है। ठीक है, एंड R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर है। और आपको ये पूछ रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है बिटवीन R H1 एंड H2। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं उसको मान, पहले हम बात करते हैं थीटा के लिए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो होगी फॉर थीटा की, अगर हम बात करते हैं उसमें h की वैल्यू कितनी होगी? h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। और अगर मैं 90 माइनस थीटा के साथ डील करता हूँ, तो h2 की वैल्यू कितनी होगी? तो h2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा ओवर 2g। तो 90 माइनस थीटा कितना? कॉस, और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g हो जाएगा। ठीक है, मुझे इनके जो रिलेशन निकालना है, तो टाइम पीरियड भी बनाना है, रेंज भी बनानी है, और यू आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? ठीक है, तो आर की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। और आपको ये पता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। ठीक है ना, तो क्या है, आप क्या कीजिए, h1 इंटू एच टू कर दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा अराउंड 1/16 ऑफ 2 स्क्वायर बाय जी साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये निकल के आता है 1/16 ऑफ आर स्क्वायर। देयर फोर आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 h2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो, और ये रिलेशन पेपर में आ रखा है, तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। इस रिलेशन को याद करने का तरीका क्या है कि रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h1 एंड h2। कब? जब दोनों के लिए, एक का थीटा थीटा होगा, एक का 90 माइनस थीटा होगा, दोनों की हाइट अटेन जो होगी दोनों की सेम होगी। और थीटा माइनस थीटा के लिए अगर दोनों की हाइट रेंज सेम है, अगर उनकी हाइट अटेन्ड भी सेम, सॉरी हाइट रेंज सेम नहीं, अगर रेंज सेम है, तो आर और एच में रिलेशन क्या है? आर इज इक्वल टू रूट h1 बाय h2। ये चीज याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A projectile is given initial velocity of I cap plus 2j cap I cap vectors along the horizontal and vertical direction respectively। The equation of path निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है आपका पी वाई क्यू है। ये क्वेश्चन क्या है आपका? पी वाई क्यू है। ये शायद आईआईटी जैम में आया हुआ है, पी वाई क्यू आईआईटी का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरह से करेंगे। आपको क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी। what we have been given is initial velocity vi is equal to I cap plus 2 j cap given है।
एंड द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको क्या है, आपको ये पता है क्योंकि आपको आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, अब आपके दो कंपोनेंट है वी एक्स एंड वी वाई कंपोनेंट है, यानी कि इक्वेशन इन प्लेन चलेगी। और इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, y is equal to x tan theta minus half gx square over u square cos square theta, ये वैल्यूज होती हैं आपकी, हाफ जी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपको x चाहिए, आपको tan थीटा चाहिए, और u तो चलिए आपके पास गिवन है ही ऑलमोस्ट, और थीटा बस आपको यही चीज चाहिए जी के लिए आपको, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आराम से निकल जाएगा। देखिए अब आपको एक चीज और पता है, आपको एक चीज और पता है, ये चीज अपने वेक्टर्स में भी सीखी थी, ये चीज हमने इसमें भी सीखी थी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके पास इस तरह से गिवन है, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई कितना है 2/1, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2/1 की वैल्यू है। अगर tan थीटा 2/1 है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, अगर उसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2/1, तो क्या चीज 1 है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, 2/1 गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 5। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए अब किस तरह से होता है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, 1/√5। देखिए आपको कुछ नहीं गिवन है बट स्टिल कितना कुछ गिवन है, 1/√5। ठीक है, क्या चीज है ये 1/√5। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/√5, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस tan थीटा कितना है 2 इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर cos square theta is 1/5, 1/√5 होल स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जी है 10, सो 2 से वो कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाथ विल बी, इक्वेशन ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका जेई में आया था, तो देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि ये क्वेश्चन आपके लिए नीट के पेपर में आएगा। होपफुली इसी साल आ जाए, अगर आप मेरे से पढ़ के जा रहे हो तो आई होप ये क्वेश्चन आप करके जाओ और यही क्वेश्चन पेपर में आया ना, आपको लगे यार मजा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a ball is thrown vertically upwards, ठीक है, with a velocity of 80 meters per second, okay, at an angle 30 degrees to the horizontal, okay, find the velocity after 1 second। ये वैसा ही क्वेश्चन है बट जैसा क्वेश्चन हम डिस्कस करके आ चुके हैं अभी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसको एंगुलर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, बट करना इसमें भी वही है कि आपको रिजल्टेड वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 1 सेकेंड, तो यानी कि आपको v की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया है, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर से हम क्या करेंगे, डायग्राम को प्लॉट करेंगे। हम फिर से क्या करेंगे, एक डायग्राम को प्लॉट करेंगे। ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, आप उसको क्या है, एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, और इधर कितना होगा, u sin थीटा, इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ। इतनी सी बातें क्लियर होगी आपकी, u cos थीटा एंड u sin थीटा। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है v और u की वैल्यू एट एनी टाइम t। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्या है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वो। ठीक है, आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी, उतनी ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी बाद में भी होगी। तो यानी कि vx की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर vx विल बी इक्वल टू u cos थीटा, उसी के बराबर होगा। तो दैट शुड बी इक्वल टू 80 इंटू रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 40 √3। वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है, मगर
आपकी दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आती है? दिक्कत आपकी आएगी यहाँ पे कि वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपका चेंज करेगा क्योंकि जी के इन्फ्लुएंस में वो घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अगर आपको वी वाई निकालना है, आपको क्या निकालना है? वी वाई। तो उसके लिए आपको चाहिए इक्वेशन यू वाई प्लस ए वाई ऑफ टी। ये इक्वेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे वी वाई निकालने के लिए। तो वी वाई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी, तो मुझे पता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन 30 डिग्री प्लस माइनस ऑफ 9.8 इंटू टाइम टी। तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस 9.8 इज इक्वल टू 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। 3.2 मीटर्स पर सेकेंड, so 30.2 meters per second. So therefore v will be equal to under root of vx square plus vy square, that should be equal to 75.57 meters per second. इस पूरे क्वेश्चन को हम एक और तरीका था जिससे सॉल्व कर सकते थे, रिमेम्बर हमने कल एक फॉर्मूला याद किया था एट एनी टाइम टी पे। उस क्वेश्चन को लगा के, उस इक्वेशन को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये इसका डिफरेंट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या है? पी वाई क्यू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपके लिए आज क्वेश्चन ही ऐसे लाया जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, आपको भरोसा रहेगा कि जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि वी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होगी, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। तो आपको पता है दैट शुड बी इक्वल टू 30.2 ओवर 40 रूट 3, सो इट शुड बी इक्वल टू 0.4359। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.4359। 0.4359 ये क्वेश्चन आपका है। आई होप इतने से बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है वो? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? v गिवन है। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज, आपको बताना उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है बट कैलकुलेशंस के टाइम पे दिक्कत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी है। देखिए, अब आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h कितना होता है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g होता है। और रेंज कितनी होती है? रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? r इज इक्वल टू 2h के बराबर है। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो व्हाट विल बी गेटिंग इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g विल बी इक्वल टू 2 into u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g ओवर 2g। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब आपको ये ना पता हो कि साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की की बन गई। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आपको ये नहीं पता, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एंड दिस विल बी गिविंग अस tan थीटा इज इक्वल टू 2। हमें क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 मिल गया, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5। क्लियर होगी बात इतनी सी? तो देयरफॉर आपको क्या निकालनी थी? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यानी कि साइन थीटा का 2 टाइम्स आपको करना है। ठीक है, तो बस फिर tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को यहाँ से कैलकुलेट करके आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4u स्क्वायर ओवर 5g। ये क्वेश्चन भी आपका पी वाई क्यू है। ये भी क्वेश्चन क्या है? आपका पी वाई क्यू है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपने उसके बाहर जाना ही नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप वहीं से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? A particle is projected, a body is projected with velocity u1 from a point A as shown in the figure. ठीक है, at the same time other body is vertically upwards with the velocity u2. Okay, done. What should be the value of u1 over u2 होना चाहिए?
what should be the value of u1 over u2 for both the bodies to collide. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हमसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया कि एक बॉडी को मैंने इस तरह से फेंका और एक बॉडी को मैंने इस तरह से फेंका, तो ये बोल रहा है कि u1 और u2 की रेशो क्या हो कि वो दोनों कोलाइड कर जाए। u1 और u2 की रेशो क्या हो कि वो दोनों बॉडीज क्या करें, आपस में कोलाइड कर जाए। कोलाइड कब करेंगे? आप सिंपल सा सोचिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इतनी बड़ी उसने कहानी लिख दी है, बट ये क्वेश्चन है बहुत इजी। क्यों है क्वेश्चन इजी? बॉडीज को कोलाइड करना है, तो कोलाइड करने के लिए क्या चीज चाहिए कि उनका वर्टिकल डिस्टेंस दोनों सेम पॉइंट पे सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे हो, कि ये भी ये जो डिस्टेंस है जो ये बॉडी ट्रेवल कर रही है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हो। तो अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में फिर सोचने की बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है, आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही चीज चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये वैल्यूज चाहिए तभी वो कोलाइड करेंगी। अब आपको ये पता है y इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर से आपस में होने चाहिए। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है ना, और आपको 60 डिग्री गिवन है, आपको 60 डिग्री गिवन है। बट यहाँ पे ना एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें ना आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या समझ पा रहे हो? इससे भी इसी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इस अगर आप इससे सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएंगी। इसके इस इक्वेशन से अगर सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएंगी। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड डायरेक्ट जस्ट गो एंड डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू u yt u yt प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको यूज कीजिए, देखिए तो y इज इक्वल टू u साइन 60 इंटू टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन से g की वैल्यू ऑपोजिट जा रही है। सो अगर मैं इसमें सॉल्व करूं दिस विल बी गिविंग अस u2 ऑफ t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और साथ में ये u2 से जा रहा है तो u2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो दिस शुड बी इक्वल टू ut। सो देयरफॉर u1 u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए ना, तो ये वैल्यूज हमने इसलिए यहाँ पे लिखी है, इज इक्वल टू का साइन है। ये जो ut वाली वैल्यू है ना, ये है ये वाली वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये है। रुकिए रुकिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको लिए अच्छे से सॉल्व करता हूँ, एक मिनट बस प्लीज, सो सॉरी अबाउट दिस थिंग। इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करते हैं। ये पता पहले क्लियर हो गया ना कि टकराएंगे कब, जब दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि y जो दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस है y विल बी इक्वल टू u1 साइन 60 डिग्री प्लस हाफ g t स्क्वायर, सो इट शुड बी इक्वल टू u1 साइन 60 डिग्री माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से y इज इक्वल टू u2t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप ये वैल्यूज बराबर हुई होगी, आपको ये बात समझ आई होगी कि ये चीज कैसे आई और ये चीज कैसे आई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाई है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये प्रोजेक्टाइल के लिए है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, अब द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये चीजें आपके पास आ जाएंगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो यानी कि u1 sin 60 plus half gt square is equal to u2t minus half gt square, therefore u1 over u2 is equal to 1 over sin 60, that should be equal to 2 over under root 3, that is 2 ratio root 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीजें कैसे आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको,
द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज मैक्सिमम हाइट इज 2 रूट टू फाइंड मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए आपको बोल रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट इज ओके, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल जब वो उसकी मैक्सिमम हाइट पे, लेट्स जस्ट सपोज, देखिए प्रोजेक्टाइल है, कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था कि द हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो होता है u cos थीटा। तो यानी कि यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, ये बात जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी the velocity is not equal to zero but v is equal to u cos theta because only vertical component gets zero। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, इसे दिमाग में संभाल के, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि the velocity attained at the maximum height is root 2 times velocity at highest point is equal to root 2 over 5 the velocity at h by 2 पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन देखने में इजी है, क्वेश्चन समझ आ गया आप? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको VH और VH by 2, और वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वो निकालने के लिए पहले आपको h by 2 और उसकी वैल्यू को देखनी पड़ेगी कितने पे जाएगा। अब मुझे ये पता है h max की वैल्यू कितनी होती है, h max की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? और आपको ये भी पता है वेलोसिटी एट h max कितना हो जाएगा, u cos थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ये भी गिवन है आपको। अब क्या करो, अगर आपको पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले आप ये मान लो ये h है, और ये मान लीजिए आप h by 2 है, ये h है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जो आपकी h by 2 की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, साथ में v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। v के दो कंपोनेंट होंगे, vx एंड vy। कौन से दो कंपोनेंट होंगे, vx vy। क्लियर हो गई इसकी बात? बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दो कंपोनेंट होंगे vx एंड vy, और नेट वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके दो कंपोनेंट होंगे, तो यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए, एट h इज इक्वल टू h बाय 2 वेलोसिटी के होंगे आपके पास दो कंपोनेंट vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, vx की वैल्यू कितनी होगी, u cos थीटा, मगर vy की वैल्यू कितनी होगी, vy की वैल्यू जो कि आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको देखो t गिवन नहीं है, आपको h गिवन है, मगर तो यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s का फॉर्मूला लगाएंगे, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, मगर अब बात ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 we can get g of h is equal to u square sin square theta over 2। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, गिविंग अस द वैल्यू ऑफ vy square is equal to u square sin square theta over 2, u square sin square theta over 2। Therefore effective velocity at h by 2 will be equal to कितनी हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ये चीज भी आपके लिए आई होप क्लियर हुई होगी, ये चीज हम पहले ही करके आ चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, velocity at the highest point is root 2 5 times of v of h is equal to root 2 5 of vx square plus vyx square raised to power 1/2। यही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो स्क्वेयरिंग करके vh square is equal to 2 over 5 vx square plus vy square लिख सकते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, sin theta is equal to root 3 of cos theta, this implies tan theta is equal to root 3, और
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 और √3 कितने की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके नीट के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नीट के पेपर में आने की संभावनाएं ज्यादा है कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल मुझे इस बार लगता है पेपर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो सकता है आज के दिन का नहीं, क्वेश्चन और है इसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका PYQ है। ये क्वेश्चन क्या है आपका PYQ। क्वेश्चन क्या है आपका PYQ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से खींचेगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with horizontal. Okay, done. डायग्राम हमने बना लिया। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in momentum. मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। देखिए पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। आपको निकालनी क्या वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी। नो डाउट हमें डायरेक्शन नहीं निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, बट स्टिल वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द value of the change in momentum. You might face some problems if you don't keep these directions in, if you don't take this direction into consideration. Okay, so you have to be very careful कि आपको वैल्यू जो निकालनी है वो स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम being a what kind of quantity was momentum? Momentum is a vector quantity. ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई होप आई वांट यू टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन एज्यूमिंग एंगल इज थीटा। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस। मैं 45 डिग्री पे सॉल्व कर दूंगा बट यू आई वांट यू टू सॉल्व दिस दिस सेम क्वेश्चन, ओके, विद एंगल थीटा इंस्टेड ऑफ टेकिंग 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये चीज पता है कि आप मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Since momentum is a vector quantity and we have to calculate change in momentum, that means we have, but we need is change in momentum will be equal to final minus initial momentum. Change in momentum, we know that change in momentum can be written as delta p vector is equal to p vector minus p dash vector, p vector minus p dash vector। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी, आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। Initial momentum, so let us assume px is equal to initial momentum across x-axis। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv cos थीटा, तो यानी कि px is equal to mv, mv कितना है v cos 45 degree, so it should be equal to mv over under root 2। let this be equation number 1। सिमिलरली py के क्रॉस मोमेंटम होगा, हाँ होगा, क्योंकि u को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं इन u cos theta and u sin theta। so py will be equal to m sin 45 degree, that should be equal to mv over root 2। so therefore initial momentum will be, total initial momentum कितना होगा, will be equal to mv over root 2 I cap plus mv over root 2 j cap। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ होगी, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्शन, इसलिए मैंने कहा था दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू हैव टू कीप द डायरेक्शन इनटू कंसीडरेशन। क्यों, अगर मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे mv रूट 2 बाय 2 आई कैप mv रूट 2 j कैप करेंगे और वो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 mv बाय रूट 2 लिख के आ जाएंगे। नहीं, इनिशियल मोमेंटम विल बी mv बाय रूट 2 आई कैप प्लस mv बाय रूट 2 j कैप। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम यू हैव टू टेक रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
Okay, so this is your initial momentum after taking the directions into consideration. And why we took the directions into considerations? The only reason why we took direction into consideration because momentum being a vector quantity. तो ये चीज आपके साथ आ गई. Now assuming the body strikes the final destination with velocity v, ठीक है. अब आपको समझना पड़ेगा जब वो velocity v से टकरा रहा है, again its initial momentum will be same. Because initial momentum क्यों same होगा? Because the direction, the magnitude of the velocity of the horizontal direction is not affected during the projectile motion. So therefore, px dash will be equal to mv cos 45 degree. That should be equal to mv over under root 2. Let this be equation number 2. Let this be equation number 3. ठीक है, क्लियर हो गया बात को? But py dash will be equal to mv over root 2 again. बिकॉज डायरेक्शन का एंगल सेम बनता है. जिस एंगल से प्रोजेक्शन किया जाता है, कल हमने पॉइंट लिखा था, जिस एंगल से प्रोजेक्शन होता है उसी एंगल पे जाके बॉडी स्ट्राइक करती है. ठीक है, उसी एंगल पे जाके बॉडी स्ट्राइक करती है. यहाँ पे हमें डायरेक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा. अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. अब यहाँ पे जब वो इस पॉइंट पे जाके टकरा रही है तो मोमेंटम कहाँ को होगा? वर्टिकल मोमेंटम कहाँ को होगा? वर्टिकल मोमेंटम विल बी अलोंग दिस वे एंड द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी अलोंग दिस साइड. Horizontal momentum will be across this side. So mv root 2 along downward direction. So downward direction will be our positive or negative? Negative direction. And the same momentum px dash will be along horizontal. तो यानी कि अब इसको I want you to write the same thing. चलिए मैं ही लिख देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है. px dash will be equal to mv over root 2 I cap and py dash will be equal to mv over root 2 of minus j cap. I hope ये बात आपको समझ आई होगी. तो ये आपका टोटल मोमेंटम आ जाएगा. Therefore, change in momentum assume that is delta p. ठीक है, that should be equal to, अब यूजुअली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लेंगे. हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली simply going to substitute the values and what will be getting the values as 2mv over under root 2 of j cap. ये इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि the only momentum that we will be having at the final point of our projectile is will be directed along the j cap direction. यानी कि इनिशियल यानी कि जो मोमेंटम है क्रॉस एक्स एक्सिस that will be finished. Therefore delta p vector will be equal to 2mv over under root 2. That should be equal to under root 2mv. This will be your answer. I hope ये बात आपको समझ आई. I hope ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. Now this is your I guess क्वेश्चन पे चले. ये जो क्वेश्चन था शायद ये क्वेश्चन आपका AIPMT उस टाइम पे जब होता था, नीट था. हाँ, this is your PYQ. This question is also your PYQ. And this is for NEET का ही PYQ question. ये see, a projectile is fired from the surface of Earth with velocity of 5 meters per second at an angle theta with horizontal. Another projectile is fired from in another planet with 3 meters per second at the same angle for the trajectory which is identical to the given trajectory. Trajectory दोनों की same है. The value of acceleration to gravity of this planet में acceleration of the gravity की value कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाते थे अगर आपको उस ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला नहीं पता है. आपको बोल रहा है कि दोनों की ट्रैजेक्टरी सेम है. The trajectory is same. Need to understand this thing. Trajectory is same. तो क्या चीज सेम है? तो आपको ये पता है कि y is equal to x tan theta minus half theta. ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू
सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, तो यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो दोनों का सेम है, थीटा दोनों का सेम है, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस भी u1 है, दिस भी इक्वल टू u2। ठीक है, थीटा दोनों के लिए सेम है, तो ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, हाफ से हाफ कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। तो only factors which will be remaining for you is the only factors which will be remaining for you will be what? जी से जी नहीं कटेगा क्योंकि ये जी डैश होगा, तो ओनली फैक्टर फिर आपका एक्स से एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो विल बी फैक्टर दैट विल बी रिमेनिंग इज दिस वन, जी डैश ओवर जी1 जी2 यू डैश का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी देयरफॉर जी डैश विल बी इक्वल टू 9.8 into 9/25, that should be equal to 3.5 meters per second square। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं कर पा रहा हूँ वो ठीक है, आप थोड़ा भरोसा रखिए, हैव सम फेथ, गिव मी अ चांस, जिस तरह से मैं कर पा रहा हूँ, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये सिर्फ मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने का ऐसे कोई फायदा नहीं होता अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बी ना क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर बेसिक्स। ओके, सो दिस वाज योर टुडेस क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वांट यू टू नो मैं आपके साथ इस जर्नी में रहना चाहता हूँ, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस तरह के कोशिश करवा रहा हूँ, इसी मेरे अप्रोच वेरी सिंपल रहेगी इनिशियल के डेज में, एक दिन चैप्टर एक दिन क्वेश्चन, एक दिन चैप्टर एक दिन क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर दैट आई एम रिपीटिंग दिस थिंग वंस अगेन, जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं सिर्फ एमसीक्यूज ही करने, फिर मैं एक सीरीज चलाऊंगा एमसीक्यू सीरीज, एंड योर माइंड विल बी ब्लोन कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अगर आप पीरियड प्रो से चल रहे हो, तो आपको इसी तरह से चलना है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, एंड वंस अगेन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।